जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारी मेन स्टडी सीरीज चल रही है उसमें हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से अपनी मेंस लिखना है, और मुझे उम्मीद है अब तक तो आपको लिखना आ गया होगा, कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल गया है किस तरह से हमने लिखना है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, राइट। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर आप इसे करंट में डालोगे तो वो भी ठीक है, और अगर इसे आप कुछ पुराना डालना चाहते हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है और इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। मैं उम्मीद करूंगा काफी कुछ मैं दूं आपको डेटा जो आपको पसंद आए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ग्लोबल साउथ, हमारा कीवर्ड है ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के लिए किस प्रकार की विदेश नीति का दृष्टिकोण अपना सकता है। ग्लोबल साउथ हमें समझना है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को वही तो अटेम्प्ट कर सकता है जिसको पता है कि ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ क्या है, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें पूछा गया भारत की दृष्टिकोण पूछा है, भारत क्या कर सकता है इसमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब समझते हैं ग्लोबल साउथ क्या है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपके सामने रखा है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। अब इसका जो विभाजन आपको दिख रहा है, इसके लिए आपको जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसकी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा डीप एकदम, ऐसा नहीं कि 195 देश आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कहां पर है, परंतु 100 देश तो पता होने चाहिए जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, ये पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ग्लोबल साउथ में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पर ये आपको लैटिन अमेरिका दिख रहा है। लैटिन अमेरिका मैं क्यों कह रहा हूं लैटिन अमेरिका, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो साउथ अमेरिका है और जो बीच का हिस्सा होता है ये वाला जो कनेक्ट करता है उत्तरी अमेरिका से, तो ये वाला हिस्सा और जो साउथ अमेरिका है उस दोनों को मिला के कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो ये आता है, और आपका ये अफ्रीका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा मिडिल ईस्ट है जिसमें सऊदी अरेबिया ये सब आता है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा भारत, पाकिस्तान, जो मलेशिया, चाइना, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो ये जितने भी देश हैं ये किसमें आते हैं, ग्लोबल साउथ में, और ये आते हैं ग्लोबल नॉर्थ में। बाकी आप समझ रहे होंगे, ये है कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, आपका रशिया, राइट। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया आता तो साउथ में है परंतु मैंने इसे नॉर्थ में रखा है, सर ये तो गलत हो गया है, राइट। परंतु ध्यान से समझिएगा, ये जो विभाजन है ये विभाजन एक पॉलिटिकल तौर पे नहीं किया गया है, ये एक इकोनॉमी बेस्ड विभाजन किया गया है। इसका जो विभाजन करने का जो आधार है वो एक आर्थिक है, ठीक है। अब ये आर्थिक आधार क्या है, जो आपको रेड में दिख रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ, ये लोग ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड है, जिनकी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित है, और ये जो आपको दिख रहे हैं राइट साइड ग्रीन, इनकी जो इकोनॉमी है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में, राइट। तो आप विभाजन समझ पाए हैं, विभाजन है आर्थिक स्थिति में, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। देखिए, व्हाट इज ग्लोबल साउथ, मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबल साउथ होता है कि कहीं ना कहीं ये जो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये देखा जाता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में हमें दिखता है कि जो देश हैं, जैसे मैं अगर ब्रिटेन को लूं, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और यूरोप के अन्य देश थे वहां भी इंडस्ट्रीज बन रही थी। तो जितने भी आपने देखा नॉर्थ वाले, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं नॉर्थ वाले, यहां पर आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, परंतु यहां जो आपको ग्लोबल साउथ दिख रहा है यहां पर कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, जिस कारण कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और ये एक समय पे कहीं ना कहीं कॉलोनी भी रहे हैं। अब कॉलोनी को याद रखना, यहां पर अगर अमेरिका उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका भी कॉलोनी रह चुका है, किसका, ब्रिटेन का। 1776 में, 1776 में वो कॉलोनी से बाहर आया है, परंतु उसने हमने कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष बहुत जल्द स्ट्रॉन्ग किया, राइट। ये बात अपनी याद रखनी है, राइट। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जितने भी जो ग्लोबल साउथ वाले हैं वहां पर हमें जो पूंजीवाद की धारणा है वो नहीं दिखती है, क्योंकि ज्यादातर जो ये ग्रीन वाले हैं, यानी कि जो ये ग्लोबल साउथ वाले हैं, इनके वहां जो धारणा थी वो ज्यादातर सामाजिक थी, सोशलिस्ट भावना इनके पास ज्यादा थी, ठीक है। और सोशलिस्ट भावना में ज्यादातर ये देखा जाता तो विकास होता है वो थोड़ा ग्रेजुअली होता है, वो जरा स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादा बात होती है, ठीक है। और पूंजीवाद में क्या दिखता है, पूंजीवाद में मुनाफा हमें ज्यादा दिखता है, कैपिटलिज्म में, ठीक है। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, रोड, रेलवे, इसमें ज्यादा दिखता है, इंडस्ट्रीज में ज्यादा दिखता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये पीछे रहे तो कहीं ना कहीं इनकी खुद की धारणा की वजह से भी ये पीछे रहे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर हमें समाजवाद दिखता है, ठीक है। भारत में आप खुद देखिए, भारत की उद्देशिका में क्या लिखा है, सोशलिज्म, ठीक है। भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। परंतु अब वर्तमान में तो जब से एलपीजी आया है 1991 से, तो हर देश कहीं ना कहीं एक मिक्स इकोनॉमी में चला गया, राइट। आगे देखते हैं, इसमें से कौन कौन से देश है, मोस्टली एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, राइट। जो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा जो ग्लोबल साउथ है जो गरीब है, ठीक है। मोर ओवर ग्लोबल नॉर्थ जो है वो रिच है, किसके मुकाबले, जो हमारे ग्लोबल साउथ है रिच है, क्योंकि आधार क्या है, आर्थिक आधार है। हम देखेंगे जो ग्लोबल नॉर्थ है वो क्या है, यूएस है, कनाडा है, यूरोप है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो हमें
दक्षिणी गोलार्ध में दिखता है, ठीक है। परंतु हम यहाँ पर जो विभाजन कर रहे हैं वो आर्थिक के आधार पर कर रहे हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल साउथ है, अब ग्लोबल साउथ चाहे गरीब है भैया, आर्थिक स्थिति खराब है, गरीब है, परंतु अगर बात की जाए कि यहाँ पर जनसंख्या काफी है इन देशों में, ठीक है, यहाँ का जो संस्कृति है वो काफी बहुमूल्य है, काफी रिच कल्चर है यहाँ, ठीक है। एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो एबंडेंट है। जैसे भारत को देख लो, कोयला है, राइट, कब से निकल रहा है, अब अभी तक ऐसा नहीं है कि विलुप्त हो रहा है, ठीक है। कोयले के लिए इसलिए नियम बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाता है, अदरवाइज इसलिए नियम थोड़ा लगाए जा रहे हैं कि वो खत्म हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे चाहे जितने भी ग्लोबल साउथ के हमें देश दिखते हैं उनमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल साउथ इज इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग ग्लोबल साउथ इशू सच एज पॉवर्टी। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि अब जो ग्लोबल साउथ का जो विषय है पिछले सालों से क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों मतलब इतना इंपॉर्टेंट दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर समस्या क्या है, ग्लोबल साउथ के साथ समस्या क्या है, यहाँ पर गरीबी है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ इनइक्वालिटी बड़ी घातक होती है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे। और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी की वजह से शोषण होता है, गरीबी और गरीबी हो जाती है और अमीर बहुत अमीर हो जाता है, राइट। गरीब और अभी गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्लाइमेट चेंज। अब कहीं ना कहीं जो करनी है जो हमारे नॉर्थ वाले हैं उनकी, परंतु अब भुगत रहे हैं साउथ वाले। एक मैं ऐसी आपको बता देता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे अब बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, क्योंकि अब तो हर देश कहीं ना कहीं सक्षम है। अब वो फर्क है वो कम देखा जाता है कि भैया मैं तो अमीर देश हूँ, तुम गरीब देश हो। उदाहरण भारत को आप देख लीजिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी अच्छा काम कर रहा है। G20 जो समिट चल रही है उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये तय किया जाता है कि भैया हम जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको मिनिमाइज करेंगे। परंतु समस्या क्या है, देखिए इस कार्बन जो ये कंटेंट हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो ये बड़ा है, इसके लिए जो हमारे ग्लोबल साउथ हैं वो जिम्मेदार नहीं है। उनके पास तो इंडस्ट्री थी नहीं, है ना, बनी भी है तो अब बनी है। परंतु ये जो नॉर्थ ग्लोबल है इसने ही तो ये किया था, इन्हीं की वजह से तो ये दिक्कत हुई है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको दिखते हैं, जो वातावरण में समस्याएं दिख रही है। अब समस्या क्या है कि अब सब मिलके कह रहे हैं कि हम इतना करेंगे, करनी है नॉर्थ वालों की। अब कहीं ना कहीं जो साउथ वाले हैं अब वो इंडस्ट्री अब जाके लगा पा रहे हैं, पर अब उनके शर्तें क्या हैं कि आप ज्यादातर अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो अब नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जैसे विंड हो गया, सनलाइट हो गया, वगैरह वगैरह। तो देखिए कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अब आगे देखते हैं इशू विद दी ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ के मुद्दे क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट कोर इशू, ये हमारे माननीय मोदी जी इसमें चिंता प्रकट कर रहे हैं। आइए देखते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, देखिए एक आदमी इतना गरीब, मतलब माफ कीजिएगा, एक आदमी इतना अमीर है, देखिए उसका वर्चस्व कितना ज्यादा है, भारी हो रहा है ना तराजू। और इतने लोग इसके सामने हैं जो जिनका कोई वजन ही नहीं है, मतलब उनके पास कोई समाज में उनका कोई जो होता है ना, समाज में उनका आर्थिक जो है वर्चस्व कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो जैसे देखिए भारत को मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। भारत में समस्या ये थी कि जब ब्रिटिशर्स हम पे शासन करते थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इस तरह की नीतियां उन्होंने बनाई थी, क्योंकि भैया राजनीतिक शक्तियां तो उनके पास थी, तो उन्होंने इस तरह के कानून बनाए थे कि जो भारतीय होते थे वो कृषि के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते थे। अगर इंडस्ट्रीज करेंगे तो वो इतना टैक्स उन पर लगा देते थे कि उनका जो प्रोडक्ट है, भारतीयों का प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता था तो वो इतना महंगा होता था जितना अन्य जो प्रोडक्ट होते थे ब्रिटिशर्स के वो बड़े सस्ते होते थे। तो देखिए आदमी क्या करेगा, उसका जो सैलरी है, उसका जो वेतन है वो तो सीमित है ना, तो वो तो सस्ता ही लेगा अगर वही क्वालिटी मिल जा रही है। तो इसीलिए इन नीतियों के कारण हमने देखा भारत का हर व्यक्ति कृषि की तरफ ज्यादा चला गया, ठीक है। तो भारत का जो जीडीपी है, अगर वर्तमान में आप देखेंगे जीडीपी में जो अधिक भाग है, जीडीपी में जो इनकम होती है हमारे देश की, वो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होती है बहुत कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। क्योंकि जो अमीर तबका है वो बहुत कम है, राइट। और ज्यादातर क्या है, किसान व्यक्ति हैं। अब किसान जीडीपी में जो कृषि का जो हस्तक्षेप है, यानी कि जो भाग है वो कम रहता है, परंतु वहां जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। 100 रुपए अगर एक को देने हैं तो एक को 100 रुपए मिल गए, वहीं 100 रुपए अगर 100 आदमी को देने हैं तो एक आदमी को 1 ही रुपया तो मिला। तो जनसंख्या मैटर करती है, कृषि में जनसंख्या बहुत है, तो इसी वजह से इनइक्वालिटीज आती हैं, ठीक है। और ये भारत के साथ ही नहीं, जो अन्य देश हैं ग्लोबल साउथ में वो हमें दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हालांकि वर्तमान में हमें कोई भी कॉलोनी तो दिखता नहीं है, सब कहीं ना कहीं संप्रभु देश बन गए हैं, परंतु समस्या वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश जो है, अगर मैं भारत को लूं
भारत में आप जानते हैं काफ़ी बड़ी डाइवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर भिन्नताएं बहुत दिखती हैं, क्योंकि एक तो धर्मों में भिन्नताएं हैं, धर्मों में भी जो जातियां हैं उसमें भिन्नताएं हैं। तो समस्या क्या है कि यहाँ पर आज भी जो ध्यान है वो सरकार बनाने में दिया जाता है, गवर्नेंस में ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि सुशासन में ध्यान नहीं दिया जाता। तो उस वजह से क्या होता है, अराजकता आती है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार बहुत जल्दी गिर जाती है, राइट। 1967 चौथे लोकसभा से तो ये देखा गया था, ठीक है, कि फटाफट सरकार जो है अपना जो कार्यकाल है नॉर्मल जो 5 वर्ष का होता है वो भी पूरा नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो नीतियां होती हैं, जो लॉन्ग टर्म हमारे पॉलिसीज होती है वो लागू नहीं हो पाती। और हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी समाज के किसी वर्ग का अगर उद्धार करना है तो उसमें हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो होती है वही काम करती है, शॉर्ट टर्म नहीं करती है, राइट। पर लॉन्ग टर्म कैसे चलेगी जब सरकार ही इंस्टेबल है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ये समस्या भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देखिए पिक्चर में देखिए, यहाँ पर पुल बनाई जा रही है पर नीचे पैसा चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा तात्पर्य है जैसे कि पोर्ट्स होना, है ना, पोर्ट्स जो बंदरगाह होते हैं, जैसे कि रोड होना, रेलवेज होना, इस तरह से। परंतु इसको बनाने के लिए पैसा चाहिए, इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं एफिशिएंसी चाहिए, इसको बनाने के लिए एडुकेशन चाहिए, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर तभी तो बनेंगे आप। तो कहीं ना कहीं इन देशों में ये भी समस्या है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। और अगर ये किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से ऋण मांगने जाते हैं, यानी कि लोन मांगने जानते हैं, तो वो भी आप कैसे दे देगा जब उसे पता है कि यहाँ पर की जो एफिशिएंसी वो है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर ये भी कमी है। आगे देखेंगे क्लाइमेट चेंज। अब मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट ऐसा थोड़ा ना होता है कि भैया ये देश है, ये फलाना फलाना देश है, यहाँ पर क्लाइमेट नहीं, इनकी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक की गलती सबको ले डूबती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब क्लाइमेट जो आप देख ही रहे हैं, जो वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ परिवर्तन दिखता जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इसकी वजह से भी यहाँ पर समस्या हमें दिखती है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज, अगर ये लोग अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, शुरुआती करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या आ जाता है, एक कानून आ जाता है कि आपने भैया इस सीमा तक ही अपना कार्बन एमिशन करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो क्या करें, राइट। आगे देखते हैं लिमिटेड ह्यूमन कैपेसिटी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया हालांकि जनसंख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, परंतु देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपके पास कितने लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कितने सक्षम लोग हैं, ठीक है, कितने एडुकेटेड लोग हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको दिखता है, ये अभाव है। अब आपको देखते हैं चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि ग्लोबल साउथ के विकास में क्या क्या चुनौतियां हैं। इशू ऑफ ग्रीन एनर्जी फंड, ठीक है। अब जो ऐसा होता है ना, अब कोई आपसे कहेगा कि भैया ऐसा है, तुम कोयला मत जलाओ, है ना, कोयला मत जलाओ, तुम एक काम करो, हवा से एनर्जी उत्पन्न करो। अब उसके लिए भी तो आपको फिर विंड मिल्स स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, आपको वो ज्योग्राफिकल एरिया भी तो होना चाहिए जहां पर हवाएं बहुत बहें, इस तरह से, राइट। आपका देश ऐसी जगह होना चाहिए जो समुद्र के किनारे हो तो और अच्छा है, क्योंकि फिर समुद्र और जमीन में क्या होता है आपको पता है, लैंड डिफरेंस होता है ना, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर तो लो प्रेशर जाती है। परंतु कहीं पर मान लीजिए समुद्र ही नहीं है, फिर क्या करें, ठीक है। तो उनके पास कहाँ से वो फंड लाएंगे, तो फंड की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो इसका भी देखना पड़ेगा फंड कहाँ से लाएं। नेक्स्ट देखेंगे चाइना इंटरफेरेंस। अब चाइना देखिए, चाइना क्या कर रहा है, जैसे आप जानते हैं वन रोड वन बेल्ट, BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, BRI, इस तरह की जो योजनाएं हैं जो चाइना चला रहा है, ठीक है। वो चाह रहा है कि सब देश मेरे से कनेक्ट हो जाए। आप देखिएगा इसको, BRI के बारे में पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। इसमें एक संदेह होता है, संदेह क्या होता है, इसमें दो बातें निकलती हैं, या तो जो BRI बनाया जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बनाया जा रहा है, या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है जो एशिया में, क्योंकि चाइना का भी नाम आ रहा है ना साउथ में, तो यानी कि भारत और चाइना एक ही जगह खड़े हैं, एक ही विभाजन में खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, अब यहाँ पर से चलिए, ये तो अगर ये सकारात्मक है, चाइना ये सोच रहा है कि डेवलपिंग हो सबकी, है ना, तब तो ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या है कि देखा क्या जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो चाइना है वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नेपाल को ले लीजिए। नेपाल को चाइना ने इतना लोन दिया, ठीक है। उस चाइना ने कहा कि चलो मैं तुम्हें लोन देता हूँ, तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है उसको मैं ठीक करता हूँ, इंटरनेट को मैं ठीक करता हूँ, राइट। परंतु अंत में हम क्या देखते हैं कि चाइना फिर क्या करता है, उनको लोन के नीचे दबा देता है। और जब लोन के नीचे दबा देता है तो होता है क्या उस वजह से कि वो जो देश है वो कहीं ना कहीं चाइना के हिसाब से काम करता है, और कहीं ना कहीं इस तरह से चाइना अपने आप को हो सकता है शक्तिशाली बना रहा है। अब चाइना अपने आप को शक्तिशाली बनाएगा तो कहीं ना कहीं भारत को ही उसका एंटी माना जाता है, तो भारत भी तो कोई ऐसी नीति अपनाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि तालमेल जो है, संतुलन वो बिगड़ता है, ठीक है। विकास के बदले अब ज्यादा अपनी सुरक्षा में ध्यान चला जाता है, ठीक है, देशों का, जो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर युद्ध होते हैं, और युद्ध आप बताइए, युद्ध क्या करते हैं, कभी भी विकास नहीं लाते हैं, तबाही लाते हैं। रशिया और यूक्रेन का आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। नॉर्थ इंटरफेरेंस इन दी साउथ। अब क्या होता है, जो साउथ
ग्लोबल है उसमें क्या करते हैं फिर जो नॉर्थ ग्लोबल है, जैसे मान तो यूएसए अंदर घुस जाता है, यूएसए कहता है अरे मैं देखता हूँ तुम्हारे बीच क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से, राइट। जैसे आप देखिए भारत के इतिहास में जाइए, जब जम्मू कश्मीर ने तो लेटर ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर भी कर दिए थे कि वो भारत से ज्वाइन करेगा, परंतु भारत और पाकिस्तान के मध्य दिक्कत हो जाती है, तो वहां पर आपने देखा कि यूएन जो है वो इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो नॉर्थ वाले हैं, जो नॉर्थ ग्लोबल है वो हस्तक्षेप करता है साउथ ग्लोबल के जो आपसी मतभेद होते हैं, और जब वो हस्तक्षेप करता है, अब इसमें भी ये देखा जाता है कि ये भी लोन दे देता है, और जब लोन दे देता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे साउथ के कुछ देश हैं वो इनके लोन के तले दब जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है अंत में वह देश यानी कि साउथ का जो देश है वो अपनी जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, उसे खो देता है, राइट। तो ये भी देखा जाता है, ये भी चुनौती है। लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, अब मैंने बताया ना यहाँ कैपेबिलिटी है ही नहीं, यहाँ ऐसी तकनीक ही नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने बताया ना ये जो क्षेत्र है जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, इसकी अगर तुलना नॉर्थ ग्लोबल से की जाए तो जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे खनिज होते हैं, इस तरह के जो नेचुरल लेवल में जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे ज़्यादा हैं, परंतु प्रॉब्लम क्या है, उसको निकाले कैसे, तकनीक ही नहीं है, एडुकेशन उस लेवल की नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, राइट। अब आगे देखेंगे, अब इसको आगे बढ़ने का रास्ता मतलब वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए इसका सॉल्यूशन जो है वो बड़ा खतरनाक है। सबसे पहले तो हमें बैलेंसिंग रखनी होगी नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म में, यानी कि जो नेशनलिज्म है और इंटरनेशनलिज्म, उसका जो बीच का फर्क है वो आपको समझना पड़ेगा। यानी कि नेशनलिज्म मतलब जब आप बात करते हैं अपने नेशन की, ठीक है, पहले आपको क्या करना है, अपने देश के प्रति वफादार बनना है, अपने देश में एकजुटता लानी है। जैसे भारत में मैंने बताया ना काफी भिन्नताएं हैं, धर्मों में भिन्नताएं हैं, धर्मों के अंदर जो जातियां हैं उसमें भिन्नताएं, पर तो वहां पर हमें क्या लानी पड़ेगी, अखंडता। उसके बाद हमें फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझौते करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझौता करते हैं किसी भी, जैसे हमें मानते हैं, एक काल्पनिक उदाहरण है कि हमसे कह दिया जाए भैया 2030 तक तुमने क्या करना है, पॉपुलेशन पे कुछ कंट्रोल करना है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि भारत जो है या कोई भी देश जो होता है उसको अपनी संप्रभुता से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि संप्रभुता, सोवरेनिटी की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, चाहे आप अंदरूनी मामले हो चाहे बाहरी मामले हो, परंतु जब बात एनवायरमेंट मतलब बात होती है विश्व की, ग्लोबल लेवल की बात होती है, तो थोड़ी बहुत सोवरेनिटी क्या करनी होती है, क्योंकि विश्व को बचाने के लिए हमें थोड़ी बहुत, हर देश को सोवरेनिटी अपनी खोनी पड़ती है, थोड़ी बहुत समझौता करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर इंटरनेशनलिज्म में भी आपको ध्यान देना है कि किस हद तक आप अपनी जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसके साथ समझौता करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने इतना भयंकर समझौता कर दिया कि आप का जो स्वाभिमान है, आपके जो देश का स्वाभिमान है वो बिल्कुल खंडित हो गया है। तो ये भी आपने ध्यान देना है। आगे देखेंगे, अब देखिए रोल ऑफ G20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, और G20 में आप देखिए 20 देश हैं, ठीक है। तो आप जब इसको 20 देश को जब देखेंगे, अभी मेरे को बताना, वो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप नेट पे देखिएगा, जितने 20 कंट्रीज है उसमें देखिएगा ग्लोबल साउथ में कितनी कंट्रीज आती हैं, फिर आप देखिए अच्छा खासा दबदबा है। और देखिए कितनी अच्छी बात है, भारत खुद एक ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, तो भारत को एक कहीं ना कहीं एक मौका मिला है कि ग्लोबल साउथ की बात रखने का, ठीक है, क्योंकि मेजबानी कर रहा है तो उसकी सुनी जाएगी, तो भारत वही कर रहा है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आप G20 देखें सम्मेलन, तो मोदी जी के सारे लेक्चर्स आप देखिए, तो आपको तब समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उसके लिए बात की जा रही है। जो नॉर्थ ग्लोबल के जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन तक ये बातें पहुंचाई जा रही है। तो ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है भारत के द्वारा, ठीक है। देखिए इसमें आपकी भारत की तैयारी, भारत की आप क्या कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने एक सॉल्यूशन दे देना है। अब आगे देखें, मेन मुद्दे में देखें, इस तरह से TO ATU का जो प्रीमियम लेक्चर है वो आपको केवल पड़ेगा 2999 का, आप जानते ही हैं इसको, राइट। और यहाँ पर जो आपके तीनों पेपर हैं उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी है। इंडिविजुअली इट विल कॉस्ट यू 2999 ओनली, और तीनों अगर आप साथ लेते हैं, कॉम्बो लेते हैं, तो इट विल कॉस्ट यू 7999, प्लस इसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर जो 5th एडिशन जो लेटेस्ट है उसके लाइन बाय लाइन आपको समझाई जा रही है साथ में, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, राइट। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास जिसमें आपको टेस्ट सीरीज तो नहीं दी जाएगी, परंतु आपको दिया जाएगा प्रीमियम लेक्चर्स प्लस स्टडी मटेरियल, जो मात्र आपको पड़ेगा 2999 का। और ये देखिए, ये इस तरह से हमारी जो मेंस राइटिंग होती है, अब तो आप जानते हैं अच्छी तरह, तो मेंस राइटिंग होती है इस तरह से, आपने मेंस राइटिंग करनी है, इस तरह से आपकी मार्किंग होती है। यहाँ पर देखिए 72 आउट ऑफ 100 दिए गए हैं, आज जिसको 70% दिए हैं, आज वो AETU में सेलेक्ट हो चुके हैं, मोहित जी। और इस तरह से मेंस राइटिंग की जाती है, और इस तरह से जो डीप चेकिंग है वो की जाती है, राइट। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये जो मेंस राइटिंग का हमने अब एक कॉन्सेप्ट देखा, जो एक इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध
से संबंधित था वो आपको पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है आप इसमें मेंस लिख पाएंगे। यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।